नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की ओर। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है, पूरा नाम प्रेमचंद, रहने वाले छत्तीसगढ़ के। और ये जो घटना उनके साथ घटी थी, साल था 1998, 90 की दशक की बात, यानी लगभग इस घटना को 26 साल के आसपास हो चुका है। तो हुआ क्या था प्रेमचंद जी के साथ में, आइए हम इस घटना को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, प्रेमचंद की ही जुबानी, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम प्रेमचंद है, लेकिन घर के और गांव के जितने भी लोग थे मुझे प्रेम करके ही पुकारते थे। लंबा नाम अब लेते नहीं थे। अब एक तरह से जो चंद था ना मेरा, प्रेमचंद, चंद कट गया था। आज सिर्फ प्रेम प्रेम मुझे लोग पुकारते थे। आज देखने में मैं सुंदर, सुशील और हष्टपुष्ट था। उम्र लगभग 24 साल की हो चुकी थी। मेरे परिवार में सभी लोग, अधिकांश लोग ड्राइवर थे और सभी के सभी लॉरी ट्रक चलाने का काम करते थे। अब एक तरह से मैं भी उसी घर में पैदा हुआ था। मैं भी अब उसी काम में लग गया था। लेकिन मैं दूर का सफर नहीं करता था। मैं जो इतना लोकल सफर होता था, अब मैं वही करता था। अब मेरे पास भी एक छोटी ट्रक थी, जिससे मैं इधर कमाल उधर अब आसपास के क्षेत्र में करता रहता था। और जो भी कमाई आती थी मैं अपने परिवार को देता था। अब वो जो साल था ना 1998 का, अब मैं एक ऐसे ही सफर पर निकला था। कुछ लकड़ी के फर्नीचर थे जिनको एक गांव में छोड़ के आना था। शायद शादी वादी थी और उसी में ये सब फर्नीचर जा रहा था। खैर, मैं निकल तो गया और संजोग से उस रात मेरे साथ में कोई नहीं था। नहीं तो अधिकांश मेरे साथ में कोई ना कोई एक लड़का होता था। अब जो मेरे बड़े भाई का ट्रक था ना, वो लंबी सफ़र पर जा रहा था। और जो मेरे साथ में जो लड़का रहता था, अब उनके ट्रक पर चला गया था। भाई साहब कह रहे, तेरा तो चक्कर छोटा ही होता है, कोई दूसरा लड़का रख लेना। खैर, अब मैं डरता तो था नहीं किसी चीज़ से, हंसपुस था। अब बेधड़क ट्रक चलाता था, नया जोश था, नया खून था और नई नई ट्रक ड्राइवरी थी। मुझे ज़्यादा विशेष टाइम नहीं हुआ था ट्रक चलाती, मुश्किल से 3 साल। और 3 साल के अंदर मैं अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट मानता था कि मेरे बराबर कोई ट्रक ड्राइवर है नहीं। अब मैं जोशीला था और ट्रक भी अब अच्छी खासी स्पीड में दौड़ाता था। जहाँ कोई माल लेकर नहीं जाता था, अब मैं उस जगह का माल अब ले जाता था। डरता तो बिल्कुल नहीं था। और ड्राइवर सकुचाते थे, घबराते थे कि ना, वो एरिया ठीक नहीं है, जंगल वाला एरिया है, अगर मेरा ट्रक खराब हो गया तो हम तो रास्ते में फंस जाएंगे। लेकिन मुझे इन चीज़ों का परवाह नहीं था। मैं किसी चीज़ से डरता नहीं था। जो होगा देखा जाएगा, बदले हमें पैसा अच्छा मिले, बस पैसे के लिए मरता था मैं, और किसी चीज़ के लिए नहीं। खैर, मैं उस रात की बात बता रहा हूँ जब उस गांव में जा कर के हमें फर्नीचर उतार दिया था। तब रात के करीब 9 बज रहे थे और घर वालों ने अब मेरे एक तरह से अच्छी खातिर भी किया, खाना पीना खिलाया। और तब तक रात का 10 बज चुका था। और इसके बाद वो लोग कहने लगे कि बेटा आप रुक जाओ, आप सुबह में निकल जाना, अब तो घर पर जाकर आराम ही करना था। लेकिन मुझे दूसरे के घर पर नींद नहीं आती थी। मैं तो अपने घर में आकर के आराम से सोता था और वही आदत लगी हुई थी। आज ज़्यादा कोई फासला नहीं था, मुश्किल से 3-3.5 घंटे का सफ़र था हमारे घर का। इतना सफ़र तो मैं आराम से कर लेता। आखिरकार मैं अब उनको मना करके, नहीं जी हमें निकलना है, अब फिर पैसा किराया लेकर के मैं चल पड़ा था। वो जो सफ़र थी ना, अच्छे रास्ते नहीं थे उस टाइम में। और गांव की जो सड़क थी कच्ची पक्की, उसे मुझे बहुत दिक्कत परेशानी होती थी। और ट्रक का स्पीड बहुत कम रखना पड़ता था। संभल संभल के मुझे ट्रक चलाना पड़ता था। और जब मैं मेन हाईवे पर पहुंचा ना, तो 2 घंटा बीत चुका था। लेकिन वो 2 घंटा जो थे ना, कच्ची पक्की सड़क, वो मेरे शरीर को बॉडी का पार्ट हिला दिया था। अब इतने झटके लगते थे ट्रक में, मैं झेल जाता था। ट्रक शायद कैसे झेलती थी
ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रक मेरी कभी आज तक धोखा नहीं दिया था। मजबूत थी मेरी ट्रक, एक तरह से कहा जाए तो। लेकिन 2 घंटे में जो मैं हल्का फुल्का खाना खाया था ना, सब हजम हो चुका था। जब मैं अब एक तरह से कहा जाना छोटा एक हाईवे था और सही सड़क थी, नया नया सड़क बना होगा, तारकोल चमक रहा था उसका। मुझे लगा कि अब तो बिल्कुल सही है। और तब तक थोड़ा भूख का एहसास हो चुका था। आखिरकार मैं उस रोड पर चल पड़ा था, अपने मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ। अब मैं सोच रहा था कि कोई रास्ते में ढाबा अगर खुला हुआ है तो मैं रुकूंगा वहाँ पर, जो कुछ मिलेगा अब थोड़ा बहुत खा करके फिर अपने घर की तरफ निकल लूँगा। लेकिन मैं काफ़ी देर से अब मैं तलाश कर रहा था चलते चलते, लेकिन कोई ढाबा मिल नहीं रहा था। मैं सोचा चलो अब गांव के करीब ही कहीं ना कहीं मिलेगा, या नहीं मिलेगा तो फिर हम अपने घर ही चले जाएंगे। लेकिन उस जगह से आधा घंटा के सफ़र के बाद मुझे खुशबू का महसूस होने लगा, जैसे आसपास में अब कोई तड़का लग रहा हो, खाना बढ़िया बन रहा हो। और जब उधर से हवा आती थी तो खाने का खुशबू मुझे आकर्षित करने लगा था। मुझे लगा कि इतनी दूर से खुशबू आ रही है तो जरूर आसपास में कोई ढाबा, कोई होटल ऐसा होना चाहिए। और वही मैं अब तलाश कर रहा था। रोड पर चलते चलते तब तक रात काफ़ी हो चुकी थी। रोड जो था ना, बिल्कुल सुन सपाटा था। मैं तो एक भी कोई ट्रक को, कोई गाड़ी को उस रोड पर अभी तक जाते हुए नहीं देखा था। क्या रात को ये रोड बंद हो जाता था? मुझे तो ऐसा ही लगता था। हर तरफ जिधर देखो जंगली झाड़ियाँ, जंगली पेड़ पौधे सब लगे हुए, और मुझे तो डर लगता नहीं था। मैं भूत प्रेत को उन दिनों मानता भी नहीं था। आखिरकार वो ढाबा अब मुझे नजर आ चुका था। रोड से थोड़ा हट करके था, लेकिन वहां तक एक कच्ची रोड बना हुआ था, जिसे ट्रक वाले या और कोई साधन वाले उस ढाबा पर आसानी से पहुंच सकते थे। और वहां रोशनी नजर आ रही थी, और कुछ लग रहा था कि चहल पहल भी है। कुछ लोग मुझे वहां पर दिखाई दे रहे थे। मैं समझ गया कि मेरा मंजिल आ गया है, और यहीं इसी ढाबे से वो खुशबू आ रही थी। जब हवा में इतनी खुशबू अच्छी फैली है तो खाने में कितनी होगी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। अब मैं उस जगह पर अपना ट्रक लेकर के पहुंच चुका था। जब मैं देखा ना तो कोई बड़ा विशेष ढाबा नजर नहीं आया। लग रहा था ढाबा पुराना है और छोटा ही है, कोई विशेष जगह नहीं थी। लेकिन वहां पर मुझे आश्चर्य हुआ कि रात का टाइम था, अब एक तरह से आधी रात हो रही थी, और उस ढाबा के पार्किंग में मेरे अलावा कोई ट्रक नहीं था। लेकिन 3 लोग अलग अलग अब जगह पर बैठ के भोजन कर रहे थे। तो क्या वो लोग कौन थे और कैसे इस जगह पर पहुंचे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, जो काउंटर बना हुआ था खाने का, अब एक तरह से परोसने का, बनाने का, वहां पर मुझे कोई नजर नहीं आया। हाँ, मैं हैरानी से देखते हुए कि आखिर काउंटर वाला कहाँ गया। ये लोग 3 जो लोग हैं अलग अलग टेबल पर बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, और इनके पास में कोई साधन तो है नहीं, तो ये कैसे इस जगह पर पहुंचे। खैर, मुझे भूख लगी हुई थी, मैं ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। अब मैं काउंटर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आया। तो मैं मुड़कर उन तीनों की तरफ देखने लगा जो खाना खा रहे थे, और कभी कभी अपनी नज़रें उठाकर मेरी तरफ देख रहे थे। और तभी उनमें से एक बोला, अरे भाई बैठ जाओ, अभी काउंटर वाले आ जाएंगे, अंदर गए हुए हैं अपने किसी काम से, अब बैठ जाओ, थोड़ा सा इंतजार कर लो। मैं समझ गया कि जरूर अंदर में है, खाना तो होगा ही, ये 3 लोग खा रहे हैं तो हमारे लिए भी होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, चलो थोड़ा इंतजार करते हैं। और तब तक मैं वहाँ पानी रखा हुआ था, हाथ अब मुँह एक तरह से धोने लगा। जब मैं आकर के दोबारा चेयर पर बैठा, तब मुझे देखकर हैरानी हुई कि मैं कई बार देख चुका था, काउंटर पर कोई नहीं था। अचानक एक बूढ़ा सा, अब बाबा जैसे, मुझे काउंटर पर बैठा दिखाई दिया, जिसके सफ़ेद बाल थे, पगड़ी बांध रखा था, और एक तरह से कहूँ ना तो सफ़ेद बनियान और सफ़ेद पजामा पहन रखा था। वो मेरी तरफ देख रहा था। जब मैंने उसको देखा कि अरे ये कहाँ था, अभी तो मैं देखा था यहाँ था नहीं, अचानक कहाँ से आ गया। लेकिन खैर मैं उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया।
हो सकता है कि मैं कहीं, मेरा दिमाग कहीं और हो और तब तक ये अंदर से आ गया हो। अब मैं उसको अब एक तरह से पूछने वाला था और तभी वो बूढ़ा मेरे पास में चल के आ गया। क्या खाओगे साहब, क्या खाना पसंद करोगे? मैंने बोला जो आपके पास बढ़िया हो। मुझे तो बड़ी खुशबू महसूस हो रही है, मैं तो अपना ट्रक खुशबू के एहसास से यहाँ तक ले आया हूँ। अब देखिए जो आपके पास सबसे बढ़िया चीज़ है, स्वादिष्ट है, और वो मुझे परोस दीजिए। तब वो कहने लगा कि देखो हमारे पास में दोनों तरह के भोजन है, नॉन वेज भी है और वेज भी है। अब मुझे नहीं पता कि आप क्या खाना पसंद करोगे, और दोनों चीज़ बहुत ही लाजवाब है। एक बार खाओगे ना तो बार बार हमारे होटल पर आओगे। बूढ़ा बिना कोई मुस्कान दिए, बस चेहरा सपाट लग रहा था, लेकिन वो बोल रहा था, लगातार बोले जा रहा था, अपनी ढाबा का तारीफ कर रहा था। अब मैं कभी कभी तो नॉन वेज वगैरह खा लेता था। अब मैं सोचा कि बहुत दिन हो गया नॉन वेज खाए हुए, चलो आज इसके पास है और स्वाद भी मुझे सुगंध अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना नॉन वेज का स्वाद लिया जाए। मैंने कहा चाचा ऐसा करो, नॉन वेज ही मेरे लिए परोस दो। और चाचा कहने लगा बस बेटा, बस थोड़ा सा समय दो और तब तक मैं तुम्हारे लिए ताज़ा नॉन वेज तैयार कर रहा हूँ। और इसके बाद वो काउंटर से हट करके अंदर चला गया। मुझे भूख लग रही थी, समय काटने के लिए मैं इधर उधर अब देख रहा था। जो तीनों लोग थे ना, अब वो लगातार खाना खाए जा रहे थे, लेकिन मैं एक चीज़ गौर कर रहा था, उनके जो थाली थी ना, अब मटेरियल कम नहीं हो रहा था। मैं ना जाने कितनी बार उनकी थाली की तरफ देख रहा था। जब मैं देख रहा था उतना ही अब रोटी, अब सब्जी पड़ी हुई थी, कम नहीं हो रही थी, लेकिन लगातार उनका मुंह चल रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब टाइम पास कर रहे हैं, रात काट रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। खैर मुझे क्या करना था उनसे, मुझे तो अपना पेट भरना था और उस ढाबा से निकल जाना था। अचानक हवा का सरसराहट महसूस होने लगी, धीरे 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 धीरे। और वो जो हवा थी ना, अब एक तरह से आंधी का रूप ले लिया था। रोड से धूल मिट्टी, अब ऐसा तरह का पत्ते होते, सूखे पत्ते, अब उड़ उड़ करके ढाबे की तरफ आ रहे थे। और तब तक वो तीनों लोग जो थे ना, मैं जब देखा हैरान रह गया कि कब वो तीनों के तीनों खाना खा चुके थे और उस जगह से उठ गए थे। अब मेरी तरफ देख कहने लगे, अरे बाबू धूल काफ़ी आ रहा है, आंधी आ रही है, हम तो भोजन कर लिए हैं, आप अंदर चले जाओ, अंदर भी जगह है और आराम से आप बैठ के भोजन करो। अंदर केबिन बना हुआ है, आप आराम से, और वहाँ धूल मिट्टी नहीं आएगी। यहाँ तो खाना में अब ज़्यादा से ज़्यादा आपका गंदगी नज़र आ जाएगी। धूल मिट्टी देखो कितना उड़ रहा है, आंधी चल रही है। मुझे लगा कि लोग सही कर रहे हैं, लेकिन मैं अंदर नहीं जा रहा था। मैं बार बार काउंटर की तरफ देख रहा था। वो बूढ़ा अंदर जाकर ना जाने कहाँ गायब हो गया था। और वो जो तीनों लोग थे कह रहे थे, बाबू सोचो मत, अंदर केबिन है, अब इस दरवाजे को पार करोगे ना तो तुम्हें आपको पूरा जगह मिल जाएगा बैठने का, और खाना भी अंदर से आएगा, तो आराम से बैठ के खा लो, हम तो भोजन कर लिए हैं। आखिरकार मुझे अंदर जाना ही पड़ा। जब मैं उस दरवाजे पर पहुंचा तो वाकई में लंबी गैलरी नजर आ रही थी। अंदर शायद कई कमरे बने हुए थे, शायद स्टोर रूम होगा, अंदर किचन होगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। शायद रहने का प्रबंध भी था। सबसे आखिर में मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन पहला जो केबिन था ना, उसी में कुछ ऐसा इंतजाम किया गया था जिसमें कोई अगर चाहे तो एकांत में बैठ करके भोजन कर सकता है, जो लोगों के बीच में भोजन नहीं करता। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, और वही जगह मुझे मिल चुका था। मैं आराम से उस केबिन के अंदर पहुंच गया। मैं इंतजार करने लगा कि कब खाना आएगा, कब खाना आएगा, लेकिन मुझे अब कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब बाहर में तेज तेज आंधी जैसा चल रहा था। अब जैसे लग रहा था कि अब जो आंधी है तूफान के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। अब लग रहा था ना कि बहुत जोर से बारिश आने वाली है, बिजली भी कड़क रही थी। ऐसा मुझे अंदेशा हो रहा था, लेकिन मैं बाहर देख नहीं पा रहा था। अंदर केबिन में था और उस जगह पर मैं बिल्कुल सुरक्षित था। वहाँ पर ना तो धूल का एक कण भी नहीं आ रहा था, ना हवा का कोई प्रेशर महसूस हो रहा था। जब खाना नहीं आया ना, तब मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि देखो बूढ़ा आदमी कब से गया है, क्या वो नॉनवेज अभी अब मुर्गा को काट के बनाने वाला है क्या?
मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं सोचा कि चलो अंदर चलते हैं। अब बूढ़े कहते हैं कि देखो, जो भी वेज हो, अब हमें नॉन वेज की जरूरत नहीं है, मुझे भूख लगी हुई है, जो जल्दी में हो सके मुझे परोस दो। यही सोच के मैं अपने केबिन से बाहर निकल गया। अंदर के साइड में जो गैलरी जा रही थी, अब मैं उसमें आगे बढ़ने लगा। जो दूसरा केबिन था, उसमें कुछ औरतों की, लड़कियों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं सोचा कि ये शायद ये पारिवारिक घर भी है इसके अंदर में। अब उस बूढ़े का परिवार होगा, बच्चे होंगे, हमें क्या करना। लेकिन बूढ़ा कहाँ था, मुझे नज़र नहीं आया। मैं दूसरा केबिन पार किया। वो केबिन में ताला लटका हुआ था। सबसे आखिर में शायद रसोई बना हुआ था। आज जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो बूढ़ा तो था ही नहीं। हाँ, वहाँ पर पूरा किचन का सामान जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन बूढ़ा गायब था। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि बूढ़ा कहाँ गया, कहाँ से खाना लेने गया है। अब रसोई में तो आ चुका हूँ, अब यहाँ पर सब सामान फैला हुआ है, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति है नहीं। आज जब मैं अपने केबिन में आता हूँ ना, तो मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि एक कम से कम 25 से 30 साल की अब लड़की होगी, जो एक थाली में पूरा खाना लेकर के टेबल पर रख करके दरवाजे की तरफ देख रही थी। शायद वो मुझे ढूंढ रही थी कि मैं कहाँ हूँ। तब तक मैं उस केबिन के दरवाजे पर पहुंच चुका था। जैसे ही मुझे देखी, कहने लगी, आपने नॉन वेज का ऑर्डर किया था? मैंने बोला, जी मैं ही किया था, लेकिन वो बाबा कहाँ गए? कहने लगी, बाबा अंदर है। मेरा दिमाग खराब हो चुका था। मैं कहने लगा, देखिए मैं अंदर तक जाकर देख के आया हूँ, जहाँ पर आपका रसोई बना हुआ है, और वहाँ तो सारा सामान है, लेकिन बाबा नजर नहीं आए। अब एक तरफ से लड़की मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगी, अरे बाबा कोई दूसरे कोने में चले गए होंगे, और वो मुझे बता के गए थे खाना आपको परोस दें। देखिए मैं आपके मनपसंद का खाना लेके आ चुकी हूँ, आप इसको चख कर देखिए, आप फिर हमें बताइए स्वाद कैसा है। वाकई में वो लड़की मेरी हम उम्र से थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही थी। मेरा उम्र करीब 24 साल का था, और वो लग रहा था कि 25 से 30 के बीच में थी। लेकिन जो आवाज़ था ना, खनकती हुई आवाज़ थी, और वो आवाज़ को जैसा मैं समझ रहा था ना, वो आवाज़ अब ज़्यादा उम्र की लड़की की हो नहीं सकती। शायद ये देखने में इतनी उम्र की लग रही है, और सुंदर भी थी, जवान भी थी, और आवाज़ तो बहुत ही बढ़िया था। मैं अंदाज़ा लगाया कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 साल के अंदर ही होगी। शरीर खाते पीते होटल में रहने वाली है, और ऐसे ही शरीर खिल उठा है। और मैं अब थाली को देख रहा था, और थाली में अब खाना एक तरह से परोसा हुआ था। रोटी भी था, चावल भी था, और नॉनवेज भी था। खुशबू भी ऐसा आ रहा था जो मैंने हवा में महसूस किया था। अब तो मेरी भूख जाग चुकी थी, और वो लड़की उसी जगह पर खड़ी, कभी मुझे कभी बाहर की तरफ देख रही थी, जैसे उसका अंदेशा हो कि कोई आ तो नहीं रहा है। मुझे देखती थी, और फिर गैलरी की तरफ में मैं अब एक तरह से भोजन को स्टार्ट करने वाला था, और तभी लड़की कहने लगी, बाबू रुको रुको, बहुत धीरे आवाज में बोली। मैं अब उसकी तरफ देख रहा था, ना जाने क्या बोलने वाली थी। मैंने बोला, जी बताइए, मुझे भूख लग रही है। तब वो कहने लगी, बाबू आप इस जगह पर हमेशा आते हो? मैं उसकी तरफ देखने लगा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा सवाल इस वक्त में पूछी है। मैंने कहा कि नहीं, मैं इस जगह पर पहली बार आया हूं, और इस ढाबा को मैं पहली बार देखा हूं, लेकिन खाने का स्वाद मुझे हवा में महसूस हो गया था। मैं एक तरह से अपनी बात को अब बताया जा रहा था। लड़की और मेरे नजदीक आ गई, अब फिर धीरे से कहने लगी, बाबू इस खाना को मत खाना। अब तो मेरी अब एक तरह से गुस्सा और आ चुका था। इतनी जोर की भूख लगी, ना जाने कब से मैं इंतजार कर रहा था, और मैं जाकर के पूरा चक्कर मार के आ गया था इसके ढाबे का। ये लड़की लास्ट में कह रही है कि बाबू खाना मत खाना। ये क्या कोई बात हुई? इसी का अपना होटल है, और अपना होटल का खाना मुझे खाना खाने से मना कर रही थी। बात क्या है? मेरे जहन में तो बहुत गुस्सा सवार था, लेकिन मैं अपना गुस्सा दबाए हुए उस लड़की को पूछने लगा, क्यों भला जी, क्यों ना मैं खाना खाऊं? वो कहने लगी, बाबू धीरे बोलो, नहीं तो वो लोग सब सुन लेंगे।
मैं बोला कौन सुन लेंगे, सुन के क्या कर लेंगे, मैं भला किसी से क्यों डरूं? क्या मैं चोरी कर रहा हूं? मैं खाना खाऊंगा, उसका पैसा दूंगा, तो इसमें छिपने वाली कौन सी बात है? इस भला मैं खाना का क्यों न खाऊं? सुगंध तो अच्छा अब लग रहा है, देखने में भी स्वादिष्ट लग रहा है। अब लड़की कहने लगी, बाबू आपको इस ढाबा पर आना नहीं चाहिए। वाकई में ऐसी लड़की बोल रही थी ना, वो रहस्यमय बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब एक तरह से गुस्से की नजर से देख रहा था उसको। ये लड़की क्या बक रही है, क्या बोली जा रही है अनाप शनाप। कोई अपना होटल में क्यों ना आने के बोलेगा? ये तो एक तरह से अपना होटल का धंधा बिगाड़ रही थी। अब मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया था उसकी बात सुन करके, लेकिन गुस्सा मेरे दिमाग में अभी भी भरा हुआ था। लड़की और नजदीक आ चुकी थी, अब एक तरह से फुसफुसा रही थी, कह रही थी, बाबू इस खाना को बिल्कुल छूना मत। अगर ये खाना खाओगे ना तो इस जगह से आप निकल नहीं पाओगे। आप इस जगह पर हमेशा के लिए कैद होकर रह जाओगे। हमारी और जो लोग बाहर में दिखाई दिए ना, उन्हीं की तरह हो जाओगे। अब मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ये लड़की मुझे बताना क्या चाह रही है। मेरा तो दिमाग अब और ज्यादा गर्म हो रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन लड़की जाती मैं उस पर गुस्सा अपना निकाल नहीं सकता था। इतना तो मुझे तमीज था। मैं अपने गुस्सा का कंट्रोल किए हुए अब फिर मैं भी उससे फुसफुसाते हुए पूछने लगा कि क्यों भला, क्यों मैं इस खाना क्यों ना खाऊं? मुझे भूख लगी है। क्या इस खाने में कोई जहर मिला हुआ है क्या? तब वो लड़की कहने लगी, ना जहर नहीं बाबू, इसमें एक तरह से मैं आम भाषा में कहूं तो ये खाना में जादू है। और जैसे इस खाना को आप ग्रहण करोगे, हमारी तरह बन जाओगे। इसी होटल में आप हमारी तरफ फंस के रह जाओगे। आप फिर कभी इस होटल से, इनके ग्रुप से कभी निकल नहीं पाओगे। मैं बहुत हैरान था, उसकी बात रहस्यमय बातें कर रही थी। अब बार बार बाहर की तरफ देख रही थी, जैसे कोई आ तो नहीं रहा, लेकिन अभी अभी कोई मुझे नजर नहीं आया, ना कोई कदमों की आवाज सुनाई पड़ी। मैं कहने लगा, फिर मैं क्या करूं? कहने लगी, बाबू एक रास्ता बताती हूं मैं यहां से निकलने का। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आराम से निकल जाओगे, और नहीं तो आपका किस्मत खराब होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब मैं आपकी मदद करना चाहती हूं। अब जैसे मैं फंसी हूं ना, मैं आपको फंसाना नहीं चाहती। आप देखने में अच्छे लोग दिख रहे हैं और शायद गलती से इस जगह पर आ चुके हैं। वाकई में उसकी बात सुनकर के मेरे अंदर, अब क्या बताऊं, एक डर का एहसास उभर आया था। पसीना निकल गया था उसकी बात सुनकर के। मैं बोला, कौन सा होटल है भाई जो आप इसी बात कर रहे हो? यहां पर मैं कैसे फंस जाऊंगा? तब वो कहने लगे, बाबू आपके पास बहुत वक्त कम है। अगर निकलना है तो मेरे पीछे पीछे आओ, बिना शोर किए हुए। और जैसे मैं कह रही हूं ना, वैसे ही करना। अगर ज़्यादा वक्त खराब करोगे ना तो फिर आप निकल नहीं पाओगे। आप जल्दी उठो, इस खाने के लालच को छोड़ो। ये तो खाना अब अपने आप एक तरह से स्वादिष्ट दिख रहा है, आपको लालच दे रहा है। इसमें सुगंध निकल रहा है जो बहुत ही बेमिसाल है, और कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि इस भोजन को छोड़ करके उठे। लेकिन बाबू ये एक सब छलावा है, एक तरह का जादू है। इस जादू के बंधन से आप अपने आप को आज़ाद करो। अब भूल जाओ अपनी भूख को, मेरे साथ में अब पीछे पीछे चलो। मैं आपको इस जगह पर कैद रखना नहीं चाहती, मैं आपको इस जगह से निकालना चाहती हूँ। अब वक्त आपके पास में कम है। अगर वो लोग सारे लोग अब इकट्ठा हो गए ना तो आप इस जगह से निकल नहीं पाओगे और हमेशा के लिए इस जगह पर कैद हो जाओगे। वाकई में उसकी बातें जो फुसफुसा के कह रही थी, मेरे अंदर में अब एक तरह से डर अब मैं व्याप्त कर दिया था। मेरा वैसे ही पसीना निकल रहा था डर के मारे। हालांकि मैं कभी डरने वाला इंसान नहीं था, लेकिन लड़की फुसफुसा करके नज़दीक में अब वैसी बात कर रही थी तो कौन भला नहीं डरेगा। मैं भी डर चुका था। मैं जल्दी से उस कुर्सी से उठ बैठा। आप बोला कि किधर चलना है? जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ने लगा, अरे बाबू रुको, आगे की तरफ से भूल के मत जाना। कुछ आपके लोग दिखाई पड़े थे ना खाना खाते हुए। मैंने बोला, हाँ 3 लोग दिखाई दिए थे। वो आपको निकलने नहीं देंगे। आप मेरे साथ में आओ,
मैं एक चोर रास्ता जानती हूँ। अगर आप सही में भाग्यशाली हैं तो उस रास्ता को आप पार कर लेंगे, और नहीं तो अगर बदनसीब होंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वाकई में उसका एक एक शब्द मुझे डराने वाला लग रहा था। ये लड़की मेरा क्यों भला चाहती थी, मेरे पास में अब पूछने के लिए अब शब्द नहीं मिल रहा था। मैं उसकी बातों से इतना प्रभावित था, डर चुका था कि बस डर के कारण अब पसीना निकल रहा था, बदन कांप रहा था। अब मैं चाह रहा था कि कैसे भी अब इस जगह से निकला जाए। ये ऐसी जगह पर मैं कैसे फंस गया। इतनी रात को मैं घूमता रहता हूँ अपना ट्रक लेकर के, लेकिन ऐसी जगह तो मुझे आज तक नहीं मिली। ये कौन सी जगह पर आ गया हूँ। खैर वो लड़की आगे आगे चलने लगी और जैसे आसपास में देखती जा रही हो, और फिर मुझे इशारा करती, आ जाओ आ जाओ। और तब मैं उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। जहाँ तक वो किचन बना हुआ था वहाँ तक तो मैं पहुँच गया था, पहले भी जाकर देख आया था। अब वहाँ से फिर वो गलियारा और आगे बढ़ चुका था, और एक तरह से कहूँ वो गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। लग रहा था कि गलियारा बढ़ता जा रहा है, और जितना हम अंदर जा रहे थे ना, अंधेरा होता जा रहा था। आगे रोशनी थी, अब आगे अंधेरा ही अंदर नजर आ रहा था। हल्की फुल्की जो रोशनी पीछे से आ रही, और उसी में मुझे देख करके आगे बढ़ना पड़ रहा था। लेकिन वो लड़की जो थी ना, आगे आगे चल रही थी और फुसफुसा के बोलती, बाबू जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, नहीं तो आप इसी जगह पर फंस जाओगे, फिर कभी निकल नहीं पाओगे। वो फुसफुसाते हुए बोलते हुए मुझे तेज चलने के कह रही थी। मैं भी बहुत स्पीड से चल रहा था जैसे लड़की चल रही थी, लेकिन वो लड़की मेरे से भी ज़्यादा स्पीड में चल रही थी। वो गलियारा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार हम लोग अब एक तरह से अंधेरे में पहुंच गए थे। हर तरफ जिधर देखो अंधेरा ही अंधेरा। अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक अब मैं किसी चीज से टकरा गया, और तब मेरे मुंह से अब घुटी घुटी चीख लेके ऐसा लगा कि मुझे कोई पकड़ लिया है। अब मैं तो पहले ही डरा हुआ था, और तभी वो लड़की मेरा हाथ पकड़ ली। जैसे हाथ पकड़ी ना, मेरे शरीर में एक गनगनी सी हो उठी थी। जैसे लगा कि बिजली का करंट मेरे शरीर में प्रभावित हो रहा है। लेकिन वो लड़की कहने लगी, देर मत करो, देर मत करो, अगर देर करोगे तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। आखिरकार वो खींचते हुए अंधेरे में चलती जा रही थी, और तभी मुझे पीछे शोर सुनाई देने लगा, जैसे बहुत सारे लोग हल्ला करते हुए हमारे पीछे आ रहे हैं। ये लोग इधर ही गए होंगे, अब दोनों का हम सबक सिखाएंगे, दोनों का सबक सिखाएंगे। जैसे आपस में चीख चीख के बात कर रहे हो। दोनों का मतलब एक तो मैं था और एक वो लड़की थी। शायद उसको कोई अब सजा मिलने वाली थी। अगर वो पकड़ में आ जाती ना, तो शायद वो सजा की हकदार भी थी, जैसा मैं समझ रहा था। अब मेरे साथ में क्या होता ये तो मुझे अंदाजा तक नहीं था। और तभी वो लड़की अब तो मेरा हाथ पकड़ रखी थी, कह रही थी, बाबू जल्दी चलो, जल्दी चलो, समय बहुत कम है, हमें निकलना है। लेकिन ये तो मुझे निकाल रही थी, ये खुद हमें का मतलब कि हम दोनों। लेकिन उस समय मैं कुछ सोच नहीं पाया था। आखिरकार एक जगह पर उजाला दिखाई देना शुरू किया, और तब वो लड़की कहने लगी, बाबू हम बहुत नजदीक पहुंच गए, अब देर मत करो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, हमें निकलना है, वो लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, और फिर हम लोग फंस जाएंगे, इस जगह से निकल नहीं पाएंगे। वाकई में वो पल मेरे लिए सबसे खौफ भरा था, सबसे डरावना वो पल था हमारे लिए, खास करके मेरे लिए। उस लड़की के बारे में तो मैं उस टाइम कुछ बोल नहीं सकता था। आखिरकार हम एक मुहाने में पहुंच गए, जहां पर अब मुझे बाहर की कुछ उजाला नजर आ रहा था। और जैसे हम मुहाने पहुंचे, वो लड़की पहले बाहर निकली और फिर मेरा हाथ पकड़ करके अब बाहर खींच लिया। जैसे ही बाहर खिंचा ना, अब एक तरह से अब वो जगह अंधेरे में जैसे छिप सा गया हो। अंदर की साइड में कुछ नजर नहीं आ रहा था। लड़की मेरा हाथ पकड़े, अब हम लोग एक जंगल में थे। हर तरफ जंगल जंगल ही दिखाई दे रहा था, झाड़ियां, ऐसे ही पेड़ मुझे नजर आ रहे थे। और हम लोग भागे जा रहे थे, बेतहास भागे जा रहे थे। लेकिन लड़की थक नहीं रही थी, थका हुआ था मैं। इतना सब होने के बाद मैं इतनी दूर दौड़ आया था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।
आखिरकार मैं इतना थक चुका था कि अब दौड़ना मेरे लिए बस में नहीं था। अब मैं उस लड़की को बोलने लगा कि अब रुक जाओ, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, अब थोड़ी देर सांस लेने दो, मैं बेहद थक चुका। अतः वो लड़की रुक गई थी। कहने लगी, बाबू घबराने की बात नहीं है, हम लोग दूर निकल आए। अब वो हमें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन अभी हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ेगा। आप सांस ले लो और थोड़ी देर आराम कर लो, और इसके बाद हम लोग इस जगह को छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं कहने लगा कि देखो, उस होटल पर मेरा ट्रक खड़ा है, वो ट्रक का मेरा क्या होगा। तब वो लड़की कहने लगी, बाबू चिंता मत करो, ट्रक आपका कहीं नहीं जाएगा, ट्रक आपको उसी जगह पर खड़ा मिल जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन मत करो। लेकिन कब मिलेगा। तब वो लड़की कहने लगी, सुबह होने पर। हम सुबह तक, अब जहां तक इस जगह से हम दूर भाग सकते हैं हमें भागना है, इनका इलाका छोड़ देना है। अगर हम इनके इलाका पार कर लिए ना, तब ये लोग हमें पकड़ नहीं पाएंगे, हम लोग दोनों को दोनों आजाद हो जाएंगे। वाकई में वो लड़की क्या थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस मुझे दौड़ाते जा रही थी, थक जाता तो कुछ देर आराम करता, लेकिन वो थकती नहीं थी। ऐसा कैसा उसने शरीर पाया था, मैं समझ नहीं पा रहा था। और देखने में हाड़ मांस की तरह लग रही थी, आम इंसान की तरह, आम लड़की की तरह, बोली भाषा सब कुछ। आओ, मैं उसको छू रहा था, वो मुझे छू रही थी, सब कुछ एहसास हो रहा था। आखिरकार सुबह तक हम भागते रहे। हाँ, कुछ देर के बाद में शोर आना शुरू हो जाता था, जैसे लगता था वो लोग बिल्कुल पास पहुंच गए, अब जैसे हमें पकड़ लेंगे। लेकिन लड़की बहुत ही चालाक थी, वो रास्ता बदल लेती थी, रास्ता बदल के दूसरे रास्ते पर अब जंगल की तरफ भागने लगती थी। एक तरह से लुक्का छिपी के खेल हम लोग खेलते रहे थे। रात अब एक तरह से पूरी निकल चुकी थी, मैं तो थक करके चूर हो चुका था, कदम तो जैसे लग रहा था कि मैं अब उठा नहीं पाऊंगा। आखिरकार अब सुबह हो चुकी थी, अब मैं थक करके चूर हो चुका था। और तब मैंने उस लड़की से कहा कि अब बहुत हो चुका है, मैं अब दौड़ नहीं पाऊंगा, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही होगा, मैं इसको टाल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं अब दौड़ नहीं पाऊंगा। और तब लड़की कहने लगी कि हिम्मत मत हारो, मैं भाग रही हूं तुम्हें ले करके, अपना हिम्मत मत छोड़ो, बस कुछ देर और, इसके बाद हम लोग इनका इलाका पार कर लेंगे, और तब तक सुबह भी हो जाएंगी, ये लोग चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरे मन में कई तरह का सवाल था कि ये लोग कौन हैं, ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये पूछने का उचित समय नहीं था। आखिरकार उस लड़की ने मुझे बार बार हिम्मत देती रही, और जब भी मुझे पकड़ती थी ना, तो शरीर में एक गनगनाहट सी होती थी, ऐसा लगता था कि मेरे शरीर में अब थोड़ा सा ऊर्जा अब आ रहा है, जैसे बिजली का करंट मेरे शरीर में आ रहा है, और इसके बाद मैं फिर दौड़ने के लिए तैयार हो जाता था। ऐसे ही लुका छिपी खेल खेलते हुए हम एक तरह से अलग इलाके में पहुंच गए थे। अब वहां पर अब जंगल तो थे, लेकिन बहुत घने नहीं थे, दूर दूर पर कहीं झाड़ियां नजर आती थी, मतलब वो जंगली इलाका अब एक तरह से खत्म हो चुका था। वाकई में अब सुबह हो चुकी थी, और हम झाड़ी के पीछे, मैं तो जाग गिरा था, थकावट इतनी, पूरा बदन अब एक तरह से दर्द में भरा हुआ था। और जैसे ही हम जमीन पर गिरा ना, मैं कहने लगे मैं और नहीं दौड़ूंगा, देख लो मैं अब इस जगह से आगे जाने वाला नहीं हूं, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि बस हम बाउंड्री पार कर गए हैं, अब वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हम उनके इलाके से बहुत दूर आ चुके हैं। तभी मुझे नींद आने लगी थी, थकावट हो चुकी थी, मैं कब गहरी नींद में सो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जो मैं स्वप्न देख रहा था ना, उस सुबह के टाइम में नींद में, जैसे मैं भी उस होटल में हूं, उसी ढाबा पर, और उसी ढाबे के अंदर मैं फंसा हुआ हूं, और वहां पर अब मुझे अजीबो गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं, काले काले से भयानक लोग, जो अब इधर से उधर घूम रहे हैं, और उनके हाथ में अजीब अजीब तरह का बर्तन, और उसमें ऐसे सड़न वाला बदबू वाला मांस मुझे दिखाई दे रहा। इधर से उधर जा रहे हैं, कोई मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन मैं इधर से उधर उनको घूमते हुए देख रहा हूं, डर भी रहा हूं कि मैं दोबारा इस जगह पर कैसे आ गया, अब मैं, वो लड़की भी नहीं है, कैसे निकाल पाएगी। और आखिरकार डर इतना पैदा हो गया कि डर की वजह से मेरी आंखें
खुल गई। आज जब मैं जागा ना तो सूरज की किरणें झाड़ी में से निकल के मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। एक सुकून का एहसास हुआ सूरज का किरण देख करके। अब मैं आसपास में देखने लगा कि लड़की कहीं बगल में सोई होगी, झाड़ियों में पड़ी होगी, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आई। मैं बहुत हैरान था। उठ करके मैं हर तरफ झाड़ियों में तलाशने की कोशिश किया कि कहाँ है लड़की, कहाँ है लड़की। उसने तो मेरी मदद की थी। ये लोग कौन थे? सपना में देखा था ना, अभी तक मुझे ध्यान था। बड़े ही भयानक भयानक किस्म के लोग अब उस ढाबे के अंदर में नजर आ रहे थे। सड़े हुए मांस बड़े बड़े से बर्तन में लेकर इधर से उधर न जाने के क्या क्या कर रहे थे। तभी मेरी नींद खुल गई थी। अब मैं उस लड़की को तलाश करने लगा। अब मैं कहाँ हूं? मैं अपने आप को देखने लगा था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत लंबा सफर कर लिया हूं, अब बहुत दूर पहुंच गया हूं, लेकिन वो लड़की मुझे नहीं मिली। लेकिन मैं अब एक तरह से कहूं ऐसे अनजाने जगह पर था कि मैं अब अपने आप को पा नहीं पा रहा था कि मैं हूं कहां पर। एक तरह से मैं भटक गया था। अब ना तो कोई रास्ता बताने वाला था, अब वो जंगली इलाका था लेकिन घना जंगल नहीं था। आखिरकार मैं अपने आप को हिम्मत दिया कि चलो जान तो बच गई, लेकिन वो लड़की जरूर अब अपने इलाके की तरफ भाग गई होगी। जहां से वो आई होगी अब उनकी कैद से आज़ाद हो गई है। अब वो भला मेरे लिए क्यों रुकेगी? अब मुझे भी निकलना चाहिए। लेकिन मन ही मन उस लड़की को मैं धन्यवाद कर रहा था कि चलो, मैं अनजाने में उस जगह पर फंस गया था। ये कौन सा ढाबा है भाई जहाँ पर ऐसा कांड होता है? जो भी वहाँ जाए अगर वहाँ भोजन कर ले तो उसी का हो रह जाता है, उस जगह से कभी निकल नहीं पाता है। शायद वो लड़की भी उसी कारण से फंसी होगी और आज उसको मौका मिला होगा मुझे देख करके। अब मैं सारी गुत्थी एक तरह से सुलझने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन मैं सुलझा नहीं पा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ में? ऐसा आज तक कोई खेल मेरे साथ में तो नहीं हुआ था। आखिरकार मैं उस जगह से निकल गया। अब मैं रोड की तलाश करने लगा। हाँ, कुछ दूर चलने के बाद अब वो बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले लड़के मिल गए थे। अब उनसे पानी मांगा। मैं बहुत प्यासा था और वो मेरी तरफ आश्चर्य से देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूं। अब मैं जब पानी मांगा और पानी तो दे दिए, अब पूछने लगे, बाबू आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे अब एक घटना का शिकार हो गया, अब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूं। तब वो मुझे हैरत की तरफ देख रहे थे। वो कुछ बता नहीं पाए। मैं उनसे पूछा कि रोड कहाँ पर है। तब उन्होंने उंगली का इशारा कर दिया कि आप उस साइड में चले जाओ, उधर आपको रोड मिल जाएगा। बाकी में अब उस जंगली झाड़ियों को पार करते करते मैं रोड पर पहुंच करके एक सुकून का सांस लिया था। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे जाना किधर है। मुझे आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि कल मैं बहुत बड़ा मुसीबत में फंसा हुआ था और आज मैं आज़ाद हूँ। अगर मैं उस लड़की का कहना नहीं मानता तब मेरे साथ में क्या होता होगा। खैर, मैं अंदाजा लगा लिया। अब मुझे वो दूर जंगल दिखाई दे रहा था। अब मुझे लगा कि शायद वो जंगल ही है जिधर से हम भाग के आए हैं। और वो लड़की कह रही थी कि सुबह के टाइम वो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो कोई खेल करते हैं ना, वो सब रात में करते हैं और एक खास टाइम पर, खास दिन को। अब डरने को सकता नहीं है। मैं अपने मन में अब अपने आप सवाल कर रहा था जैसा लड़की ने बोला था। आखिरकार मैं अब आगे की तरफ चल पड़ा था जिधर घना जंगल दिखाई दे रहा था। अब काफी देर चलता रहा, थक चुका था। आज जब मैं एक नज़र देखा ना तो मैं अब एक तरह से मुस्कान दे रहा था। मेरा ट्रक मुझे नजर आ चुका था। अब हिम्मत भी जवाब दे रही थी। दिल धक धक कर रहा था, कहीं वो लोग मेरे फिराक में तो नहीं होंगे जो उस रात ढाबे पर मुझे सब कुछ झेलने को मिला था, जैसा वो लड़की बता रही थी और जैसा मैंने स्वप्न में देखा था। और मैं डरा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ट्रक के आगे अब मैं चलता जा रहा था। जब मैं बहुत नज़दीक आ गया ना, तब मुझे देख करके हैरानी हुई कि मेरा ट्रक है ना, वहाँ पर कोई ढाबा हुआ नहीं है। ऐसा कोई लक्षण है नहीं, कोई
अब संकेत भी नहीं मिल रहा था। अब हर तरफ जंगल झड़ दिखाई पड़ रहा था। अब मेरा जो ट्रक था ना, रोड से उतर करके एक कच्ची रोड पर था। अब वो रोड अंदर तक ना जाने कहां तक जा रही थी। आखिरकार मैं उस जगह पर पहुंच चुका था जब मैं अपने ट्रक को देख करके बहुत खुश था। आखिरकार मैं ट्रक में बैठा। अब मैं रुका नहीं, जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया। अब फिर मैं अपने घर के रास्ते की ओर चल पड़ा था। घर पहुंचा। अब मैं अपने घर वालों को सब बताया, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था। मेरे घर के लोग सारे अब ड्राइवर थे। आज कहने लगे कि हम भी रास्ते में भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसा कभी हादसा हमारे साथ में नहीं घटा। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अब अपना ट्रक लगा के कहीं सो गए होंगे और वो भयानक सपना तुम्हें आ गया होगा। कई बार हम लोग के साथ में ऐसा सपना घटता है अनजानी जगह पर। मैं कहने लगा वो सपना नहीं था, सब कुछ मेरे सामने घटा था। मुझे भूख लगी थी, खाने का स्वाद हवा में मुझे महसूस हो रहा था। हाँ, मैं उस स्वाद को सूंघते सूंघते उस जगह पहुंच गया था। एक एक बातें विस्तार से बताते गया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे परिवार के लोग अभी भी मुझ पर शक कर रहे हैं। आखिरकार मैं बोल दिया, आप लोग विश्वास करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक तरह से मैं कहूँ, मैं एक बड़े जंजाल से निकल के आया हूँ। मेरी माँ मुझे बहुत मानती थी और वो मेरी बात पर यकीन करती थी। एक तरह से मुझे वो समझाने लगी कि हाँ छोटे, तू सही कह रहा है, अब तू डर मत, अब घर पर आ गया ना, अब डरने की आवश्यकता भी नहीं है। आखिरकार माँ का प्यार मिला तो मैं सब कुछ भूल चुका था। अब एक तरह से मैं इतना डरा हुआ था ना कि मैं एक दो दिन तो कोई चक्कर पर जाने वाला ही नहीं था, जब तक मैं शांत नहीं हो जाता। रात के टाइम खाना खा करके अपने कमरे में सो चुका था। आधी रात हो चुकी थी। अचानक मेरे शरीर के अंदर में करंट फैलने लगा। एक झटका सा लगा और तब मेरी आंखें खुल गई। अब जब मैं आंखें खोल के देख रहा हूं तो वही लड़की मेरे बिस्तर के पास खड़ी है और मेरा हाथ पकड़ रखी है और कह रही है कि दोस्त, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं उस लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि मैं ख्वाब में देख रहा हूं, सपना देख रहा हूं, ये हकीकत नहीं है। लेकिन जब करंट का एहसास हुआ था ना, तब मुझे लगा कि ना, ये कोई स्वप्न नहीं है, ये तो हकीकत है। लड़की मेरे सामने खड़ी थी और मुझे कह रही थी कि दोस्त, अब कैसा महसूस कर रहे हो? अब तो तुम आज़ाद हो गए और तुम्हारे साथ मैं भी आज़ाद हो गई। और तब मैं कहने लगा कि अरे तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम तो नजर नहीं आई। लड़की कहने लगी कि मैं आसपास छिपी हुई थी। मुझे शक था कि वो लोग दिन के टाइम भी हमारा पीछा कर रहे हैं, और इसलिए मैं अब एक तरह से छुप गई थी। मैं तुम्हें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं तुम पर मैं नजर रखी हुई थी। जिधर जिधर तुम जा रहे थे ना, मैं तुम्हारे साथ चल रही थी, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते थे। और तब मैंने कहा कि तुम हो क्या? और तब वो कहने लगी, मैं एक आत्मा हूं, मुझे मरे हुए कुछ साल हो गए और मैं रोड पर भटक रही थी ना, और तभी ये दोस्त लोग मेरी आत्मा मुझे पकड़ लिए थे। और एक तरह से ये बड़े ही भयानक लोग हैं, माया जाल करते हैं और ऐसे ही कुछ करके लोगों को फंसाते हैं, और जो भी लोग उनके जाल में फंस जाते हैं ना, तो उनके अपने कुनबा में शामिल कर लेते हैं। एक तरह से कहा जाए ना, उनको मार देते हैं और उनकी आत्मा को अपने बस में कर लेते हैं, और फिर उनकी मंडली और बढ़ जाती है। इसी तरह मैं भी इनके मंडली में अब शामिल हो चुकी थी, लेकिन मैं इनकी मंडली के सदस्य नहीं थी, मैं तो कुछ और थी। हाँ, मैं मौका तलाश रही थी कि कब ऐसा कोई आए जो मुझे इस जगह से, इस नरक से छुटकारा मिले। आखिरकार तुम आए थे। अब मैं तुम्हें देखी ना तो मैं समझ गई थी कि तुम ही वो शख्स हो जो मुझे इस जंजाल से मुक्ति दिला सकती हो। मैंने बोला कि मेरे में क्या ऐसी खूबी थी? और तभी वो कहने लगी, अपने गले में वो ताबीज तो देखो। वाकई में मेरे माँ ने मुझे गले में एक ताबीज पहना रखा था, और कहने लगी कि इसी ताबीज की वजह से मैं उस जगह से मैं निकल भागी। मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूं, मैं आज तक कोई बुरा कर्म नहीं किया है, ना कभी किसी इंसान को मैं तड़पाया है, ना कभी बुरी नज़र से देखा है। और तब मुझे लगा कि तुम वही शख्स हो जो मुझे इस नरक से निकाल सकते हो। और एक तरह से वो लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, वो तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकते थे। मैंने तुम्हारा फायदा उठाया
और तुम्हारी वजह से मैं आज आजाद हूं। वो मुस्कुरा रही थी। और तब मुझे लगा कि अरे मैं खामखा इतना डरा हुआ था। जब वो लोग मुझ पर कोई हमला नहीं कर सकते थे तो मेरा क्या बिगाड़ लेते। लेकिन लड़की अभी मुस्कुरा रही थी कि धन्यवाद दोस्त, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए आई हूं और आप ही की वजह से मैं उनकी मंडली से आज़ाद हो पाई हूं और आप भी अब सुरक्षित हैं। आपके साथ कुछ भी नहीं होता, आपका वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। एक तरह से सब कुछ बताते जा रही थी, हाँ मैं सुनते जा रहा था। और तब वो कहने लगी दोस्त मैं जा रही हूं और इस उपकार के लिए मैं आपसे एक बार मिलना चाहती थी, आपको धन्यवाद करना चाहती थी। मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। और इसके बाद वो कहने लगी दोस्त आप सो जाओ, अभी तो रात बाकी है, अब मैं चल रही हूं, अलविदा। इसके बाद वाकई मैं सो चुका था। सुबह जब उठा ना, माँ मुझे आवाज दे रही थी और तब मेरी आंख खुला कि छोटे काम पर नहीं जाएगा क्या आज भी। और तब मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ माँ मैं जरूर जाऊंगा। अब मैं अपने ताबीज जो गले में मेरी माँ ने बचपन से पहना रखी थी, अब मैं उसको एक तरह से अपने हाथों से टटोल रहा था कि जब तक ये ताबीज मेरे गले में है कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भूत प्रेत तो मुझे छोड़ नहीं सकती, चाहे वो कितनी शक्तिशाली क्यों ना हो। वो मैं देख चुका था, जैसा वो लड़की बता रही थी। तो मैं भला क्यों घर में बैठूं छुप करके, मुझे काम पर चलना चाहिए था। और आखिरकार मन में सोच रहा था कि वो लड़की आखिर कौन थी, अब कहाँ गई होगी। क्या वो मुक्त हो गई है या फिर इस जगह को छोड़ के कहीं और चली गई है। क्या उसके साथ कोई ऐसा घटना तो नहीं होगा दोबारा। मन में कई तरह के सवाल थे जो एक पहेली की तरह थे और वो पहेली आज भी मेरे दिमाग में कुलबुलाती है। लेकिन मैं उस पहेली को हल नहीं कर पाता कि आखिरकार वो लड़की कहाँ गई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी प्रेमचंद जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।